दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आप सभी के? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सफर हमारा चल रहा है और उसमें हमने अभी तक इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड रिटेन अर्निंग इंडिविजुअली कैसे निकाले जाते हैं ये हमने प्रॉपरली सीख लिया है। ओके, मैं उम्मीद करता हूं टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया। आपकी कोई क्वेरी, डाउट अगर रेज हुआ है तो आपने पूछा, और मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम शुरू करेंगे, तो उससे पहले इंडिविजुअली हर कॉस्ट के 3-3, 4-4 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको ट्राई करने थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो भी किए होंगे। ओके, नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर चलते हैं, और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको छोटा सा हिंट लास्ट क्लास में दिया था, और एक बार दोबारा से उसको देख लेते हैं, फिर इसकी कंप्यूटेशन सीखेंगे। कंप्यूटेशन के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला या रॉकेट साइंस हम नहीं लगाएंगे। सिंपल तरीके से कैसे इवेलुएट होता है, बिल्कुल कॉमन मैथमेटिकल एंड लॉजिकल तरीके से वो सीखा जाएगा। हाँ, कंसेप्ट क्या था, आइए जरा शुरू करते हैं इसको। मैंने आपको कंसेप्ट बेसिकली इसमें क्या बताया कि भाई जब आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल रहे हो, आपने इंडिविजुअली पहले कॉस्ट ऑफ डेट को कैलकुलेट कर लिया, आपने इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को कर लिया, आपने इंडिविजुअली कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कर लिया, आरई को कर लिया, रिटेन अर्निंग। तो सबकी अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। ये 8% आ रहा है, ये 10% आ रहा है, ये आपका मान लीजिए 13% आ रहा है। तो ये तो अलग अलग रेट हो गए। ये क्या हो गए? अलग अलग रेट हो गए। कंपनी इंडिविजुअली खाली डेट के लिए टारगेट नहीं करेगी, खाली प्रेफरेंस शेयर के लिए टारगेट नहीं करेगी। वो क्या करेगी कि भाई ऐसा है, ठीक है, हमने यहां पर इंडिविजुअली हर एक का रेट तो निकाल दिया, लेकिन जरा कृपया करके मुझे एक ऐसा रेट बता दीजिए इन चारों का मिलाकर कि अगर मैं उस पर्टिकुलर रेट को अचीव कर लूं, उस पर्टिकुलर ग्रोथ रेट को कंपनी अचीव कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली ये सारे के सारे भी अचीव हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इन सब की स्पेसिफिक एवरेज निकाल लेते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें सिंपली, अगर बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे में देखा जाए, तो ये 18, 26, तो ये 44 आ रहा है। और 44 को अगर आप 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये 11% आ गया। ओके, तो ये जो 11% है वो क्या है? दिस इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये क्या है? एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने यहां पर क्या देखा है, हमने क्या वर्ड सीखा है सर? इट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रीजन बीइंग कि देखिए, अगर कंपनी की बैलेंस शीट में, कंपनी के फंड्स में जो डेट थे वो भी 25 लाख के थे, प्रेफरेंस शेयर भी 25 लाख के थे, इक्विटी भी 25 लाख की थी, और रिटेन अर्निंग भी 25 लाख की थी, तो सब बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन में है। तो इस तरीके से करना ठीक होता है कि आपने चारों को जोड़ा, एवरेज निकाल दी, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल दीजिए। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? नहीं सर, यूजुअली हम देखें सबकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जांपल, डेट 25 लाख के हैं, प्रेफरेंस शेयर सिर्फ 5 लाख के हैं, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर हैं, वो 20 लाख के हैं, हमारा जो ये अमाउंट है 10 लाख का है। तो हर एक की जो वेट है, हर एक की जो वेटेज है, जो क्वांटिटी है, वो अलग अलग है। तो उसमें सिंपली इस तरीके से एवरेज निकालने से बात नहीं बनती, हमें वेट्स के हिसाब से कंप्यूटेशन करनी पड़ती है। ओके, बट आई होप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग समझ आ गया होगा कि कंबाइंड ऑल इंडिविजुअल कॉस्ट का एक जो कंबाइंड रेट हम निकालते हैं, उनके वेट्स के हिसाब से, उनकी फंड्स की वैल्यू के हिसाब से, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। निकलेगा कैसे, मैं आपको सिखा देता हूं। प्रोडक्ट मेथड जो है, हालांकि 2-3 अलग अलग मेथड हैं, आप किसी से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन जो सबसे रियलिस्टिक और सिंपल है हम उस पर पहले फोकस करेंगे। तो देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं कि कंपनी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए का एक शेयर है, कंपनी के पास वो 20 लाख रुपए के हैं। ओके जी, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। इसके अलावा हमें बताया गया कि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, जिसका रेट 12% है, और एक प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 100 रुपए थी, वो हमें यहाँ पे बता रखा है कि ये कंपनी के पास 12 लाख रुपए के हैं, 12 लाख रुपीस। अच्छा जी, कंपनी को बताया गया कि हमारे पास 9% डिवेंचर्स हैं, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है, या 1000 रुपए की मान लेते हैं, और इनकी टोटल जो अमाउंट है वो 8 लाख रुपए का है। ओके, और कंपनी ने एक और डिबेंचर इशू करे हुए हैं 8% वाले,
ये रिडीमेबल है मान लेते हैं, इनकी 100 रुपये है वैल्यू और इनकी टोटल वैल्यू 4 लाख रुपए आ रही है। फेस वैल्यू 100 थी और आ रखा है इन चारों सोर्सेस का, ठीक है। अभी रिटेन अर्निंग नहीं है, उसको साइड करके चल रहे हैं। इन सभी की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इंडिविजुअली, मान लीजिए आपको निकाल के ऑलरेडी दे रखी है। ये 14% है, यहां पर ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो मान लेते हैं 12% है। जो कॉस्ट ऑफ डेट है पहले वाले का 9% वालों का वो मान लीजिए 7% आ रहा है टैक्स वगैरह एडजस्ट करके, और कॉस्ट ऑफ डेट 8% वालों का आपका मान लीजिए 6.5% आ रहा है। ये इंडिविजुअली आपको सारी की सारी वैल्यूज यहां पे प्रोवाइड करा दी गई हैं और आपसे बोला गया कि कंबाइंड मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करके बताइए, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके बताइए, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। तो हमें कैसे करना है ध्यान देंगे जरा। यहां पे सोर्सेस, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा बारीकी से कंप्यूटेशन को, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जस्ट हमें यहां पे करनी है। सोर्सेस दे दिए और सोर्सेज हमने यहां पे सारे के सारे लिख लिए। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 10 रुपए का लिखा, ठीक है, डिटेलिंग पूरी लिख दी। उसके बाद आपके 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए का हमारा इसका फेस वैल्यू बताया गया, ठीक है। उसके बाद 9% के हमारे पास डिबेंचर्स हैं और 8% के भी हमारे पास डिबेंचर्स हैं। इनकी फेस वैल्यू 1000 रुपए और नीचे वाले की 100 रुपए दे दी गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है अमाउंट जो इनका टोटल अमाउंट है। ओके, टोटल अमाउंट 20 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। ये वैल्यू यहां पर आ गई। कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिस्पेक्टिव जो है हमारी वो लिख देते हैं 0.14, 0.12, 0.07 एंड 0.065। ओके, यहां तक के क्वेश्चन के हिसाब ने आपने कुछ नया नहीं करा, जो भी रिस्पेक्टिव आपके पास इंफॉर्मेशन थी वो एक रिलेवेंट टेबल में आपने डाल दी, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अगली चीज आपको करनी है दैट इज व्हाट प्रोडक्ट। आपको क्या प्रोडक्ट निकाल देना है। प्रोडक्ट किस चीज का, अमाउंट का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, बराबर। सो दिस इज 20 लाख इंटू 0.14, तो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे ख्याल से 2,80,000 रुपए आ जाता है, सीधा सीधा हो जाएगा। आपने ये मल्टीप्लाई करा तो 12 लाख का आपने 12% निकाला, ये 144 आ गया। 8 लाख का आपने 7% निकाला तो 7 8 56, तो 56,000 आ गया। एंड फाइनली 4 लाख का आपने निकाला, कैलकुलेट करा 6.5%, तो ये हमारा आना चाहिए 26,000 रुपए, 26,000। ठीक है, कंफर्म कर लेते हैं। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.065, हाँ जी 26,000। ओके, यही चीज करी। आपको दो चीजों का टोटल करना है, दैट इज प्रोडक्ट एंड दैट इज नेक्स्ट इज व्हाट अमाउंट। इन दोनों का आप टोटल कर लीजिए और फाइनली आप टोटल अगर आप कर रहे हो तो ये आ रहा है आपका 44 लाख, ठीक है, 32 हाँ 44। इसका टोटल करा आपने तो 26 प्लस 56,000 प्लस 144 और प्लस 280, इट कम्स टू 5,06,000, 5,06,000। So finally we have content for weighted average cost of capital, that is what summation of जो टोटल आया है आपके प्रोडक्ट का उसको डिवाइड कर दीजिए समेशन ऑफ अमाउंट या सोर्सेज, जो भी है अमाउंट ऑफ सोर्सेज जो भी आप लिख रहे होंगे उससे कोई जरूरत नहीं है कि एग्जैक्ट वही टर्म यूज हो। आपने फॉर्मूले में पुट करा, इट इज 5,06,000 डिवाइडेड बाय 44,000 and into 100. This value comes to divided by 44 lakh और इसकी परसेंटेज यहां पर आ रही है 11.5%. That is our weighted average cost of capital. अगर कंपनी अपना 11.5% का टारगेट, 11.5% का रिटर्न
ले लेती है, बेंचमार्क सेट कर लेती है, इसको अचीव कर लेती है, तो यहां पर जो भी रिस्पेक्टिव टारगेट थे, इक्विटी के लिए 14, प्रेफरेंस के लिए 12, डेट के लिए 7 और 6.5%, ये सारे के सारे अपने आप कवर हो जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल अबाउट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जो प्रोसेस है क्वेश्चन का किस तरीके से बना, कि पहले तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करा सोर्सेस को एंड देयर कंटेंट। ठीक है, इन सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में जब आप कैलकुलेट कर रहे हो, पूरे के पूरे प्रोसेस को देख रहे हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये चीज जज करोगे कि सोर्सेज आपको क्या क्या दे रखे हैं। भाई डिबेंचर है कि नहीं है, प्रेफरेंस शेयर है कि नहीं है। डिबेंचर है तो वो रिडीमेबल है या रिडीमेबल है, अगर रिडीमेबल है तो क्या डेटा गिवन है। इक्विटी शेयर है वो विदाउट ग्रोथ वाला है या विद ग्रोथ वाला है। डिविडेंड से करना है कि नहीं करना है, डिविडेंड कौन सा गिवन है, D0 के D1, ये सब आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब इंडिविजुअली हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिटरमाइन करनी होगी। डेट की, इक्विटी की, आपका प्रेफरेंस शेयर की, हर एक की निकालोगे। तीसरे वाले में डेफिनेटली लास्ट स्टेप में वैक के लिए आप टेबल के थ्रू क्वेश्चन करेंगे और दैट्स इट, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन आपका हो सकता है। एक चीज याद रखिएगा, जो यहां पर आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपको कैलकुलेट करने को बोल सकता है कि आपको ये बुक वैल्यू मेथड से सॉल्व करनी है या मार्केट वैल्यू से सॉल्व करनी है। ये चीज क्वेश्चन में मेंशन करेगा। अगर नहीं मेंशन करता है तो आप जो प्रेफरेंस है वो मार्केट वैल्यू मेथड को देंगे, और मार्केट वैल्यू मेथड को कैसे अप्लाई करा जाता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, वो सारा का सारा दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले। ओके, सो वर्किंग कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो पैटर्न है वो हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर सारी की सारी कहानी क्वेश्चंस की है कि क्वेश्चंस को आप किस तरीके से बेहतर तरीके से इलस्ट्रेट कर सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर SK Limited has obtained funds for the following sources. The specific costs are also given as against them. ठीक है, sources of fund है, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग है, डिबेंचर्स है। ठीक है, इन सब की स्पेसिफिक वैल्यू यहां पर आपको दे दी गई, जैसे अभी हमने कैलकुलेट करी थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो भी कैलकुलेट करके दे रखी है, तो क्वेश्चन हमारे लिए यहां पे छोटा हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एज्यूमिंग कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%। इसका कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि जब ऑलरेडी हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी गई है तो हमें यहां पर डायरेक्ट अपना पैटर्न अलाउ करना होगा, पैटर्न करना होगा सॉल्व। तो आइए बना लेते हैं फटाफट से। यहां पे आपने सोर्सेज लिखा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दैट इज रिटेन अर्निंग, एंड द लास्ट इज डेट। ओके, इसके बाद यहां पर आपने अमाउंट लिखा। अमाउंट हमारे पास कितना है सर, 30 लाख है, 8 लाख है, 8 लाख के बाद हमारा 12 लाख है, और 12 लाख के बाद सर हमारा ये 10 लाख है। ओके, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो दी हुई है रिस्पेक्टिवली, आइए उनको परसेंटेज पॉइंट की टर्म में लिख दीजिए। 0.15, 0.08, 0.11 एंड 0.09। ठीक है, फाइनली आप यहां पर अब ये प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक है, तो निकालिए फटाफट से प्रोडक्ट। 30 लाख का 15% आपका आ जाता है 4.5 लाख रुपए, 4,50,000। 8 लाख का 8% आ जाता है 64,000। ओके, 12 लाख का 11% आपका आ जाता है 1,32,000। एंड 10 लाख का 9%, 9 ही था ना, हाँ जी, ये आ जाता है 90,000 रुपीज। सो इट्स सिंपल। आइए यहां पर हमने टोटल करा, यहां पर हमने टोटल करा, तो ये कितना आ जाता है, टोटल हमें नहीं दे रखा था, कर लेते हैं। 60 लाख आ रहा है, 60 लाख रुपीज। ऐसे यहां पे टोटल कर दीजिए, 4,50,000 प्लस 64,000 प्लस 132 और फाइनली लास्ट इज 90,000।
तो ये टोटल अमाउंट हमारा यहां पर 7,36,000 आ जाता है। ओके, सो फाइनली WACC इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हम लगा देंगे 7,36,000 डिवाइडेड बाय 60 लाख इनटू 100। ओके, सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60 लाख, और ये वैल्यू हमारी 12.26% आ जाती है। 2666 आ रहा, तो उसको मैं 7 लिख देता हूं, एंड दैट इज आर कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंप्यूटेशन उम्मीद करते हैं सही रही है हमारी, और टोटल में हमने कोई गड़बड़ नहीं करी। ठीक है, सेम रिपीटेटिव पैटर्न हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में नई नई चीजें, नए नए पहलू जो हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऐड हो जाएंगे कि एक क्वेश्चन को कितने बढ़िया तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। यहां पर हमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ऑल गुड लिमिटेड इज इक्विटी कैपिटल, 5 लाख रुपए का तो हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 2 लाख आ गए हैं। तो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे थे, उसमें रिटेन अर्निंग नहीं था, इसमें है। एंड डिबेंचर इज ₹3 लाख, तो 3 फंड्स हमें दे दिए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्टिंग चीज इज कि यहां पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बिफोर टैक्स दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? बिफोर टैक्स दिया हुआ है। इक्विटी इज 18%, डिबेंचर इज 10%, दोनों दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टैक्स ब्रैकेट हमें 35% दिया है। तो ये कैसे होगा, आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले सिंस, ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे, सिंस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन एज बिफोर टैक्स, कॉमा, so we have to determine after tax cost for computation of weighted average cost of capital। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा हमेशा। जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलती है वो हमेशा, वो सदैव आपकी आफ्टर टैक्स ही निकलती है, और आफ्टर टैक्स ही निकालनी चाहिए। अब हमें, क्योंकि जो भी सोर्स गिवन है इक्विटी का और डिवेंचर का, वो हमें बिफोर टैक्स गिवन है, तो हम क्या करेंगे, नाउ कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू 10%, ब्रैकेट में लिख देंगे, दैट इज बिफोर टैक्स, ठीक है, 2 पार्ट में से कर लेंगे। सो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज KD इक्वल्स टू 10, ब्रैकेट में 1.35, जो आपने फॉर्मूले में किया था। अगर आप कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस या नेट प्रोसीड, जो भी आप लिख रहे हो, ये मान के ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला तो इस्तेमाल करते थे और यही रीजन होता था। लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट खर्चों में आकर बाद में हमें टैक्स बचाने का मौका देता है, इसीलिए हम टैक्स को एडजस्ट किया करते थे। अगर टैक्स क्वेश्चन में ना हो, उसे कंसिडर ना करा जाए, तो कॉस्ट ऑफ डेट यही होगा। तो इसीलिए टैक्स एडजस्ट करने के लिए बस हमें ये बगल में 1 - t करना होगा। तो ये जो वैल्यू आपकी सॉल्व करके आएगी, दैट इज 0.65, और यू कैन से 6.5% आएगा। बराबर, ये डन हो गया। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट। हेयर KE इज इक्वल्स टू 18%, एंड इट इज also considered as after tax cost of capital, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है, इस पर ध्यान दीजिए। भले ही क्वेश्चन में हमें कॉस्ट ऑफ डेट दे दे कि भैया ऐसा है कि ये जो अमाउंट है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट का 18% जो है, ये बिफोर टैक्स है, स्टिल
वही परसेंटेज आपको आफ्टर टैक्स माननी है। रीजन बीइंग मैं आपको बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बिफोर टैक्स बोलने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बेसिकली हमेशा आपकी आफ्टर टैक्स ही मानी जाती है। अगर इवन बिफोर टैक्स लिखा हुआ है उसका कोई भी लॉजिक नहीं है, उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। हालांकि कई सारे थिंकर, कई सारे जो आपके राइटर्स हैं वो कह देते हैं इसको भी कि इस केस में आप क्या करिए, इसको भी ऐसे ही करिए, इसको भी ऐसे ही करिए, बट कोई लॉजिक नहीं है यार। एक बात बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर मैं यहां पर बना रहा हूं, मैं यहां पे इंटरेस्ट लिखता हूं, ओके, और उसके बाद फिर नेट प्रॉफिट आता है मेरा यहां पे बाकी खर्चे माइनस करके। किसी भी सेंस में, मैं अकाउंटेंसी की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंस, अकाउंटेंसी की किसी भी टर्म में, किसी भी लॉजिक में, किसी भी पैटर्न में, किसी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहां पर मुझे डिविडेंड लिखने का राइट है क्या? मुझे यहां पर डिविडेंड लिखने का राइट है, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो, चाहे वो फाइनल डिविडेंड हो, चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, कैसा भी डिविडेंड हो, प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, इन एवरी सेंस जो डिविडेंड है वो हमेशा प्रॉफिट के बाद होता है। प्रॉफिट इन द सेंस प्रॉफिट पे टैक्स लगता है उसके बाद होता है। तो ये क्या इक्विटी की लड़ाई आप लेकर आ रहे हो कि आफ्टर टैक्स होगा कि बिफोर टैक्स होगा? अगर मान लीजिए टैक्स फ्री फर्म है, टैक्स फ्री फर्म है, तो सीधी सी बात है डिविडेंड तब भी नीचे ही आएगा, टैक्स लगाओगे तब भी वो नीचे आएगा। तो उसको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स बोलने का कोई भी लॉजिक नहीं है। मैथमेटिकली आप ये कर सकते हो, मैथमेटिकली कर लो, हो गया, लेकिन कहीं से भी, ना ही फाइनेंस में ना ही अकाउंटेंसी में इसका कोई भी लॉजिक निकल के आता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इवन कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि ये आपका आफ्टर टैक्स होगा। स्टिल यू हैव टू मेंटेन, कि स्टिल हम मान के चलेंगे तो ये चीज करोगे जिसका लॉजिक नहीं है, ओके। तो हमें क्वेश्चन 18% से ही करना है। ऑल्सो यहां पे एक चीज हाँ मान सकते हैं हम कि ऑल्सो KRE इज इक्वल्स टू KE, ये होता है, लेकिन क्वेश्चन में ना टैक्स रेट दे रखा है, टैक्स रेट दे रखा है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये जो टैक्स रेट है ये कंपनी के लिए भी है, ये इंडिविजुअल के लिए भी है। हालांकि एक का भी हो सकता है, मैं मान के चल रहा हूं दोनों के लिए। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, 1 माइनस 0.35 कर देना। तो 18 1 माइनस 0.35 तो कितना हुआ ये आपका 18 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 11.7 आ रहा है, 11.7%। ओके जी, डन। तो चलिए आइए क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं इसको। ये हमने वर्किंग कर ली, तो यहां पे हो जाएगा आपका, छोटे से में ही हो जाएगा ये। तो सबसे पहले आपने लिखा सोर्सेज में इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग और आपका डिबेंचर। डिबेंचर कितने हैं? डिबेंचर बोला नहीं ना कितना अमाउंट है डिबेंचर का, परसेंटेज बोली है? हाँ नहीं बोला, कोई नहीं, डिबेंचर लिख दो। अमाउंट यहां पे हो जाता है 5 लाख, ये हो जाता है 2 लाख, डेट हो जाता है 3 लाख, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी तो हमने 18 पर ही क्लब्ड रखी, ये हुआ 0.117 और वो था 0.65। आपने प्रोडक्ट निकाला दोनों का, ठीक है। 5 लाख जैसे मैंने लिख दिया ना शॉर्ट में, 523, तो अमाउंट के ब्रैकेट में लिख देना लाख से, आपको पूरा लिखना पूरा भी लिख सकते हो, दैट इज योर चॉइस। प्रेजेंटेशन की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा, ओके। इट इज 0.9, ठीक है। उसके बाद आपका 0.117 इंटू 2, 0.234, ओके, एंड द लास्ट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 0.65, 1.97। नहीं सुनो, मैंने कुछ गड़बड़ करी, हाँ गलती कर दी, हाँ ये 0 आएगा ना एक और, इतना ज्यादा थोड़ी ना आएगा। अच्छा मैंने पहचाना कैसे, ये 0.065 लिखना चाहिए था, मैंने लिखा था ये 0.65, 0 खा गया था मैं। अगर ये गलती आपसे एग्जाम में हो जाती तो आप कैसे करते, कैसे पहचानते जल्दी में? कंप्यूटेशन कई बार होता है ना, रिदम में कंप्यूटेशन करते चले जाते हैं। यार देखो, अगर ये 0.65 लिखा हुआ है और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट इज कमिंग 1.95। डेट जो है, डेट वो इक्विटी रिटेन अर्निंग से भी ज्यादा आ रहा है और बहुत ज्यादा आ रहा है। 0.9 है, 0.23 है मात्र ये जो वैल्यू आ रही है।
या फिर आप कह लीजिए जो कंप्यूटेशन आ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ रही है, वो 0.18, 0.11 और ये 0.65, इतना ज्यादा नहीं होता। जो बेसिकली डेट है उसका रेशो, उसकी परसेंटेज, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग सबसे कम रहती है। और रीजन साफ है, डिबेंचर बाहर वालों का पैसा है, आउटसाइडर्स हैं, उन्हें अगर आप 10% का पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट दे रहे हो, तो जो ओनर हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, वो तो यही चाहते हैं ना कि भैया हमें उनसे ज्यादा पैसा मिले। ओके, तो इस तरह से पहचानना है। तो मैंने गलती करी थी, आप भी जब भी कंप्यूटेशन करें इस तरह से अपनी नजर बना के रखेंगे। 0.065 एंड मल्टीप्लाई बाय 3, तो कायदे से ये 0.195 आना चाहिए। तो कर दो टोटल, इसका टोटल कर दो, ये तो 10 है ही, ठीक है। सो इट कम्स टू 0.234 प्लस 0.9, तो ये टोटल आ रहा है 1.329। तो WACC वैक 1.329 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, सो 13.29% ये हमारा यहां पर आ जाएगा। दैट इज व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर दिस पर्टिकुलर केस। मेन चीज क्या सीखी हमने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी सेम रहेगा, आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स बोले, डेट में आप उसको एडजस्ट करेंगे। ओके जी, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लगभग डिफरेंट तरीके के हमने क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए हैं, लगभग सारे कर लिए, इनमें वैरायटी आती रहेगी। मार्केट वैल्यू का क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं करा। चलो मार्केट वैल्यू के क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसको भी करा जाए, ठीक है। एक बार जरा एसी ऑन करके आओ भाई, बड़ी गर्मी हो गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 लगभग एक ही चीज रहेगी हमारी, मार्केट वैल्यू, उस पर भी जरा इस क्वेश्चन में नजर डालेंगे। तो समहाउ कह सकते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कुछ इस तरीके का बनेगा, मतलब इससे अपर वर्जन का। आपको कंटेंट दिया होगा, आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी और फिर आप वैक निकालेंगे। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, PQR लिमिटेड है, कैपिटल स्ट्रक्चर है एक पर्टिकुलर डेट पर, इक्विटी शेयर कैपिटल आपके 2,10,000 रुपए का एक, तो टोटल जो बुक वैल्यू है वो 20 लाख की आ गई। कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़े हैं इक्वल वैल्यू के, 12% के प्रेफरेंस शेयर हैं 10 लाख के, और 30 लाख के उसके पास 9% डिबेंचर है। लगभग सभी तरीके के जो फंड्स हैं उनके पास आ गए। द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज ₹30। मार्केट शेयर, ठीक है, जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो बाजार में 30 रुपए का चल रहा है। ओके, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कंपनी विल पे नेक्स्ट ईयर। अब देखो ये लाइन बिल्कुल क्लियरली लिख दी गई, एक्सपेक्टेड, इट इज एक्सपेक्टेड। तो ये जो डिविडेंड दिया गया है, अ डिविडेंड ऑफ ₹3, ये आपको D1 दे दिया गया, और क्वेश्चन में आपको जैसे पहले हमने करा है वो D0 लगाकर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। विच विल ग्रो 7% फॉर एवर, हमें ग्रोथ रेट भी यहां पे दे दी गई है। एज्यूमिंग 40% टैक्स रेट, कंप्यूट WACC ऑफ द कंपनी यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स। अच्छा देखो साफ साफ बोल रहा है मार्केट वैल्यू वेट्स, हालांकि मैं आपको मार्केट वैल्यू से ही कराता है क्वेश्चन, पर हम मार्केट वैल्यू से इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी तक जो आपने करा वो बुक वैल्यू मेथड्स थे, जो ये वैल्यूज थी इसी के बिहाफ से आपने WACC निकाली थी। आइए शुरू करें। पहले 1 बाय 1 इंडिविजुअली हर एक की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 अपॉन NP डिवाइडेड प्लस G, ये फॉर्मूला होता है। D1 ही इस बार डायरेक्ट गिवन है 3। नेट प्रोसीड मार्केट में 30 रुपए का चल रहा है, तो नेट प्रोसीड ही मार्केट प्राइस आ गया। अगर ब्रोकरेज कमीशन होता कुछ तो माइनस करते, प्लस 0.07 7% के लिए। तो ओवरऑल आपने इसको सॉल्व करा तो ये 0.17 और 17% आ गया। ओके जी, क्लियर, ये KE हो गया। अब KRE की बात करते हैं। KRE इक्वल्स टू KE, तो इक्वल्स टू ये हमारा कितना सेम आ जाएगा 0.17 और 17%, ठीक है, 0.17 और 17%। सर पिछले वाले क्वेश्चन में आपने 40% टैक्स रेट जैसे है, 30% था पिछले क्वेश्चन में, तो आपने तो इसको एडजस्ट करा था KE से, मतलब ब्रैकेट में आपने टैक्स को एडजस्ट करा था फॉर्मूले के हिसाब से। इसमें क्यों नहीं करा? देखो करने को इसमें भी कर सकते हो, बट मैं ये क्वेश्चन में एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये 40% इनकम टैक्स रेट जो है ये कॉर्पोरेट वाला है, ये कंपनीज वाला है, क्योंकि बेसिकली 40% इनकम टैक्स रेट इंडिविजुअल्स के टैक्स ब्रैकेट में आता ही नहीं है। हमने टैक्स पढ़ा तो 30% आता है, 20% आता है। अगर हम बाकी मतलब कुछ भी कहो, जो स्लैब रेट है वो 30% से नीचे ही रहता है। तो इसीलिए 40% मैं मान के चलूँ रिटेन अर्निंग के लिए, तो मैं नहीं मानना चाहता। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं दैट वी एज्यूम्ड इट इज एप्लीकेबल फॉर पर्सनल टैक्स एज वेल,
तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं प्रेफरेंस शेयर पर आता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज इक्वल्स टू डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड। ना इसके बारे में रिडीमेबल इरिडीमेबल कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है, तो ऑब्वियसली हम इसको ऐसे ही करेंगे। यहां पर एज्यूम कर लीजिए कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो हमारा 100 रुपए का है, ठीक है, ये एजम्पशन हम यहां पर ले लेते हैं 100 रुपए का है। तो कितना हो गया, डिविडेंड 12% 100 का 12 ही आएगा और नेट प्रोसीड 100 ही रहेगी, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो घूम फिर कर वही 12% मेरे पास आ गया। एंड फाइनली हम बात करेंगे किसकी, डिबेंचर्स की। डिबेंचर्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये इरिडीमेबल वाला फॉर्मूला ही सर हम इस पर लगाएंगे, इंटरेस्ट 1 - t डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। डिबेंचर के भी मार्केट प्राइस वगैरह फेस वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इसको भी 100 रुपए ही मान लेते हैं। तो 100 का 9% हमारा 9 रुपए हो जाता है। टैक्स आपका 40% और नीचे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको पूरा का पूरा ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे तो इट इज 9.054 आएगा और यू कैन से 5.4%, ठीक है। एक चीज मैं और बता दूं आपको, प्रेफरेंस शेयर में और केडी में अगर ये 100 रुपए की वैल्यू आप एज्यूम नहीं करते तो भी आप आसानी से निकाल सकते थे। तब आपको क्या करना था, आपको ओवरऑल वैल्यू को के हिसाब से सॉल्व कर देना था। भाई 10 लाख का आपको 12% लेना है, तो 1,20,000 रुपए और डिवाइडेड बाय टोटल फंड्स 10 लाख रुपीस। इन दैट केस, इस केस में भी 12% ही आएगा। ओके जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप सारा की सारी वैल्यूज जो है सॉल्व कर चुके हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जरा WACC निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ मार्केट वैल्यू मेथड्स। किस तरीके से होगा, आइए प्लीज ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आपने वही सोर्सेज लिखा, उसके बाद आपने लिखा अमाउंट, उसके बाद आपने लिखा कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद आप यहां पर प्रोडक्ट लिख देंगे। एग्जैक्टली सेम वही फॉर्मेट, कोई चेंज नहीं है। ओके, यहां पर आपने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, अगर मैं देखूं यहां पर कंपनी के पास 2 लाख शेयर्स थे, तो नीचे लिख लीजिए 2 लाख और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके मार्केट प्राइस 30 रुपए से, बराबर जो 10 रुपए था वो तो उसकी फेस वैल्यू थी, बाजार में कितना चल रहा है 30 का। मेथड कौन सा है, मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू वेट मेथड। तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं आपको उसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड दैट गिव्स यू अ वैल्यू ऑफ 60 लाख रुपीस। 60 लाख रुपीस। इक्विटी कितना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है, थोड़ा सा इसको इधर कर ले। हाँ, यहां पे इक्विटी कितना है सर, 17%, 17। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इसे नहीं लेना है, आपको सीधा 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेना है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 9% डिबेंचर्स के बारे में, उनकी मार्केट वैल्यू के बारे में, प्रेफरेंस शेयर कितने का ट्रेड कर रहा है, डिबेंचर कितने का ट्रेड कर रहा है, ये कुछ नहीं बताया। तो ये यहां पर सीधा सीधा आप 10 लाख रुपए पुट करेंगे, यहां पर नीचे आप 30 लाख रुपए पुट करेंगे और इनकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल शो कर देंगे। कितनी आ रही है, ये 12% थी सर और ये थी 0.054। ओके, लगभग ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। आपका सिर्फ एक ही डाउट रहा होगा कि सर हमने इसमें रिटेन अर्निंग को क्यों साइड करा, हमने रिटेन अर्निंग को क्यों कंसिडर नहीं करा। देखिए समझिए, आप इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट वैल्यू मेथड, बराबर। रिटेन अर्निंग कंपनी का रिजर्व होता है जो बेसिकली उनके इमरजेंसी कह लीजिए इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज के लिए वो बना के रखते हैं। मार्केट वैल्यू किस चीज की होती है, मार्केट वैल्यू उस चीज की होती है जो मार्केट में ट्रेड हो रहा हो, जो मार्केट में ट्रेडेबल हो। अब कंपनी के जो रिजर्व्स होते हैं, रिटेन अर्निंग होते हैं, उनकी बोली थोड़ी ना लगती है बाजार में कि भाई चलो इनकी बोली लगा के देखो कितने का रिजर्व बिक जाएगा। नहीं, रिजर्व्स की कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं होती, तो मार्केट वैल्यू मेथड में उनको लेने का कोई वजूद ही नहीं बनता, कोई रीजन ही नहीं बनता। पहला रीजन। दूसरा रीजन आते हैं, अब मुझे एक चीज देखिए यहां पे, समझिए बात को। आपका इस क्वेश्चन में जो इक्विटी शेयर है वो कितने का था, वो 10 रुपए का था। आपने बैलेंस शीट देखी ना, 2 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है। जब शेयर आपका इक्विटी शेयर
10 रुपए का था, बुक वैल्यू कह रही है, कंपनी की बैलेंस शीट कह रही है, वो मार्केट में 30 रुपए का कैसे ट्रेड कर रहा है भाई? मार्केट में 30 रुपए का कैसे ट्रेड कर रहा है? जो कंपनी के शेयर्स है, आप देख रहे होंगे कि भाई कंपनी के शेयर्स मार्केट में रेगुलर बेसिस पर, लॉन्ग टर्म बेसिस पर, शॉर्ट टर्म बेसिस पर, कैसे भी जज कर लो, वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है, घटती है? किस कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी? जो किस शेयर जो है किस कंपनी का बढ़ता है? यार जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है, जो दिखता है साफ साफ कि भाई अगर इनके ऊपर कोई समस्या आ जाए तो निपट जाएंगे, इनका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा है, इनकी मार्केट स्ट्रेटजी अच्छी है। तो उसी में से एक जरिया होता है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है वो कितने रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर चल रही है, वो कितना फंड्स अपना जोड़ के चल रही है, कौन सी फाइनेंशियल स्टेबल है। तो ये जो रिजर्व्स कंपनी ने 20 लाख के जोड़े हुए हैं ना, इनके सपोर्ट की वजह से ही 10 का शेयर बाजार में 30 का चल रहा है कि यार ये कंपनी बड़ी, बैलेंस शीट देखो ना जरा इनकी तरफ, 20 लाख की इक्विटी शेयर की कैपिटल है, 20 लाख तो साथ में रिजर्व लेके चल रहे हैं। तो कल को इस कंपनी के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आए, ये इजीली ग्रैब कर लेंगे। कल को अगर मान लीजिए कुछ फाइनेंशियल पोजीशन आती है, उसको ये हैंडल कर लेंगे। इसका मतलब कंपनी मजबूत है और इसीलिए बाजार में 30 रुपए का शेयर इनका बिक रहा है और उसी 30 रुपए के हिसाब से आपने इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू लिखी है। तो ये रीजन है कि बेसिकली अगर मार्केट वैल्यू मेथड आए तो रिटेन अर्निंग को नहीं लिया जाता, और क्योंकि मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर कैपिटल का जो मार्केट प्राइस है वो उसी का योगदान है और हमने उसी को इक्विटी शेयर कैपिटल को निकालने में इस्तेमाल करा है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, निकाला जाए कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो 60 लाख का 17% करिए, 10,20,000 मेरे ख्याल से आना चाहिए, 10,20,000। ठीक है, कर लेते हैं भाई, कभी गड़बड़ हो जाए। इंटू 60 लाख, बिल्कुल सही है, बराबर। अगला वाला करो, 10 लाख का 12%, 1,20, और ये 0.30 का 5.4, 1.5, और उसके बाद 1,62,000 कर लेते हैं भैया। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.054, हाँ 1,62,000। तो आइए इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है 1 करोड़। पूरे टोटल फंड्स हमारे पास 1 करोड़ के थे और ये हमने तमाम जोड़ दिया, तो 162, 120 प्लस 13,02,000। ओके, तो आइए यहां पर मैंने WCC निकाल दिया और ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 13,02,000 होल अपॉन 1 करोड़ रुपीस। तो वट एवर ये 13.02% आ जाएगा जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? समझ आ गया? दूसरा तरीका सुन लो, दूसरा तरीका सुन लो। तुम कह रहे हो नहीं सर हम नहीं मान रहे, हमें रिटेन अर्निंग से या रिजर्व एंड सरप्लस से बहुत प्यार है और हम चाहते हैं कि उनकी वैल्यू यहां पे लिखी जाए, तुम मान नहीं रहे। तो चलो फिर उसका तरीका भी बता देता हूं। हालांकि आंसर में कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा, प्रेजेंटेशन आपकी थोड़ी सी बढ़ेगी, बस और कुछ नहीं है। लॉजिक जो मैंने समझाया वही एक्चुअल है। आप कह रहे हो नहीं सर हम तो लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस जो भी आप कह रहे हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 9% डेट हमारा यहां पर आ गया। ठीक है, तो बाकी सब चीजें सेम है। 0.17, उसके बाद 0.17, उसके बाद 0.12 और 0.054। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारी। अमाउंट इनके तो सेम थे, 10 लाख और ये 30 लाख। ओके, अब इस पर क्या करें, इस पर क्या करें? तो इसकी वर्किंग मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कैसे करोगे, कैसे करोगे? रेशो, ध्यान दीजिएगा, रेशो ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस एज पर बैलेंस शीट, एज पर बैलेंस शीट। ये बेसिकली बैलेंस शीट का डेटा है। ठीक है, बुक मार्केट वैल्यू नहीं, बैलेंस शीट के हिसाब से। तो कितना आ रहा है? इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय रिटेन, सॉरी रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग। तो दोनों 20 लाख, 20-20 लाख है। तो कितना हो गया? 1:1। ठीक है, 1:1। मार्केट वैल्यू
ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो कितनी है? 60 लाख रुपए। 30 से मल्टीप्लाई करके आपने निकाल दिया था। देयरफॉर शेयर ऑफ इक्विटी 60 लाख का, 60 लाख का 1/2, और शेयर ऑफ रिटेन अर्निंग 60 लाख का 1/2। तो ये भी कितना आ गया आपका? 30 लाख। अरे ये कितना आ गया आपका? 30 लाख। और ये भी कितना आ गया? 30 लाख। तो ऐसे आपका मन करे तो ऐसे कर लेना। कुल मिलाकर 60 लाख को आपने 0.17 से ही मल्टीप्लाई करा है, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। हां, अगर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग और इक्विटी शेयर कैपिटल में थोड़ा बहुत फर्क होता है फॉर्मूले की वजह से, तो ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे थोड़ा सा असर पड़ता है। बहरहाल दोनों में से कोई भी मेथडोलॉजी आप इस्तेमाल करेंगे वो गलत नहीं है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। हाँ, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड प्रेजेंटेशन देना जरूरी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये वाला पॉइंट हमें समझ आया। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आज हमारी, सही, कंटेंट खत्म हो जाएगा जल्दी, आज हम निपट जाएंगे, जल्दी क्लास हमारी ओवर हो जाएगी। बी लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, क्या क्या बता रहे हैं? अर्निंग पर शेयर हमारी 4 रुपए है। अच्छा जी, तो डिविडेंड पे आउट रेशो 25% है, इसका मतलब डिविडेंड हो गया 1 रुपया, बराबर 4 रुपया कमाया, दैट इज अर्निंग पर शेयर। उसमें से 25% बांट दिया तो 1/4 यानी कि 1 रुपया डिविडेंड है। मार्केट प्राइस शेयर का 40 रुपया भाई। रेट ऑफ टैक्स 30% है। 30% किसका? कंपनी का या रिटेन अर्निंग का? ये नहीं बताया, वो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड बेसिकली इसको करेक्ट करिएगा, वो 8% हमें दे रखा है। अच्छा जी, आगे इंफॉर्मेशन क्या है? द कंपनी वॉन्ट्स टू रेज एडिशनल कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए एज इंक्लूडिंग 4 लाख डेट। अच्छा जी, ये एडिशनल कैपिटल चाहिए 6 + 4 के हिसाब से, 6 लाख इक्विटी और 4 लाख का डेट। ओके, द कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज 10% अप टू ₹2 लाख, और 15% हो जाएगी अगर उससे आगे जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर कंपनी 2 लाख रुपए तक का लोन उठाती है तो उस पर ब्याज बनता है 10% के हिसाब से, लेकिन 2 लाख से ऊपर अगर उठाएगी ना तो 15% का देना पड़ेगा। तो सर साफ सी बात है, हमें क्वेश्चन में 15% के हिसाब से करना है। क्यों? एडिशनल कैपिटल में जो डेट है वो 4 लाख रुपए का, तो 15 के हिसाब से करना है। कंप्यूट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड डेट एंड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बहुत आसानी से प्यारे तरीके से निकल जाएगा। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दीजिए। सर फॉर्मूला होता है D1/NP और प्लस G, क्योंकि डिविडेंड ऑलरेडी गिवन है, डिविडेंड पे आउट रेशो बताई रखी है आपको, तो ये D0 ही होगा। तो 1 + G NP + G। ओके जी, हाँ जी, जी। तो ये कितना हो गया? 1 + G 0.08, नीचे 40 यहां पे, और प्लस अपना 0.08 हमारा ग्रोथ रेट। तो आइए सर इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 1.08 ही हो गया, इसको 40 से हमने भागाकार करा, फिर उसमें अपना 0.08 जमाकार किया, तो ये 0.107 और 10.7% आ गया। ये कहानी खत्म हो गई। हाँ जी सर, आगे कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 - T डिवाइडेड बाय NP। अब डिवेंचर डेट वगैरह कुछ नहीं बताया कि लोन, डेट मतलब डेट बोल दिया खाली। अब ये बैंक लोन भी हो सकता है, डिवेंचर भी हो सकता है। तो डिवेंचर आपको 100 रुपए का मानना है तो मान लो, ओवरऑल वैल्यू पर भी निकाल सकते हो कि सर 4 लाख रुपए का अगर लोन लेंगे, टैक्स रेट हमारा 30% बनेगा। 30 बोला ना, कहां गया? हाँ 30%। तो इंटरेस्ट 4 लाख पे 15% के हिसाब से सर हमें 60,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे, है ना? ये क्लियर है ना? हमने 10% क्यों नहीं लिया? क्योंकि 4 लाख के डेट बता रहे हैं, तो इसीलिए 15% का आपका इंटरेस्ट बनेगा। सो लेट्स सॉल्व इट। तो 42 डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये कितना आ रहा है? 10.5% मेरा ये आ रहा है, तो इट इज 0.105 और 10.5%। चलो जी, ये भी हो गया।
वो कह रहे हैं कि इसमें वेटेड एवरेज वैक भी निकालना है। बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हालांकि दो ही है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से पढ़ाकर बेसिक रखेंगे। सर ये इक्विटी आ गया, सर ये डेट आ गया। रही बात अमाउंट की, सर ये 6 आ गया, ये 4 आ गया। ओके, यह बात आई कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, तो 0.107 और 0.105। अब यहां पर आप प्रोडक्ट कर देंगे, तो आइए कर दीजिए। तो ये हमारा हो जाता है 42, रुक जाओ, 0.105 इंटू 4, हाँ 0.42। और दूसरा भी कर देते हैं 0.107 इंटू 6.642, ठीक है। इसमें ऐड कर दिया हमने 0.42, तो ये हमारा आ जाता है 1.062। ओके, ये हुआ 10, दैट्स इट। 1062 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100, सो इट इज 10.62%। ये हमारी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। बराबर जी, डन। ये वाला भी डन हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। देखिए ये कुछ थोड़ा सा अलग मामला लग रहा है, थोड़ा ज्यादा एनालिसिस करने की बात कर रहे हैं, कुछ बीटा शीटा भी दे रखा है इसमें, तो ठीक है। तो बीटा किस में चलता है सर? बीटा किस में चलता है? CAPM मॉडल में हमें बीटा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आइए क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, क्या होगा। गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग टू बी अंडरटेकिंग बाय 4 डिफरेंट कंपनी। 4 अलग अलग तरह की कंपनीज हैं। इनका प्रोजेक्टेड कॉस्ट 100, 70, 250 अलग अलग दे रखा है। इनका मिक्स बता रखा है। यहां पर 25 करोड़ इक्विटी से और 75 करोड़ डेट से उठाया जाएगा। अगली वाली कंपनी इक्वल इक्वल कह रही है, तो 35 प्लस 35। इस वाली कंपनी में 120 करोड़ इक्विटी के थ्रू और जो बाकी 80 है वो कह रहे हैं डेट के थ्रू उठाएंगे। और ये डी कंपनी है 50 करोड़, थोड़ी कम है एज कंपेयर टू अदर इनकी इन्वेस्टमेंट। ये कह रहे हैं 30 करोड़ रुपए डेट से उठाएंगे और बैलेंस इक्विटी से। तो एक काम करिए, यहां पर अभी क्लैरिटी के साथ लिख लीजिए E प्लस डी। ओके, तो 25 प्लस 75 बराबर 35 प्लस 35 बराबर, दूसरे वाले में 120 प्लस 80, ठीक है। और इस वाले में 30 प्लस 20। हो गई ना गड़बड़? नहीं सर, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ये गलती नहीं होनी है। इसमें डेट का पहले दे दिया, तो हम तो इक्विटी का पहले लिख रहे हैं ना, तो इट इज 20 प्लस 30, ठीक है। इन छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना, ऐसी गलतियां बहुत होती हैं एफएम में। ओके, अब आगे क्या इंफॉर्मेशन है भैया? द अबव कंपनी कैरी एन इक्विटी बेटा ऑफ, हर एक का जो बीटा है वो भी दे दिया है 1.2, 1.8, 0.9 और 2। ओके जी, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब समझिएगा, इफ द रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो इज 14%, जो मार्केट का रिटर्न है RM, वो हमें 14% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 14%। अब सुनिए, ट्रेजरी बॉन्ड्स कैरी एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8%। ये रिस्क फ्री रिटर्न होता है। अगर बैंक रेट इंटरेस्ट बोलेगा, कॉमर्शियल पेपर का बोलेगा, ट्रेजरी बिल का बोलेगा, ये सभी हमारे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होते हैं। ट्रेजरी बिल्स बेसिकली जो आपकी कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है उसमें मनी को उठाने में हेल्प करते हैं जब जरूरत पड़ती है विद इन द कंपनीज। तो ये बेसिकली सीधा सीधा एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है कि इतना पैसा तो कमा लिया ही जाएगा, 8%। एंड आगे प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट 16% है। कॉस्ट ऑफ डेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, लेकिन वो प्री टैक्स है, वो आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये हर एक कंपनी के लिए। Ascertain the appropriate discount rate, cost of capital, for each of the above project, assuming tax rate is 30%. कैसे होगा? आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ये, हाँ जी। सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ डेट फॉर ऑल कंपनीज
सभी कंपनीज के लिए आइए कॉस्ट ऑफ डेट जरा निकाल देते हैं। सर इट्स वेरी इजी। कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू, जो रिस्क फ्री है वो 16 बता रखी है, 1 माइनस टैक्स रेट 30% मुझे करना है, दैट्स इट। इसको मैं सॉल्व कर दूंगा तो ये बेसिकली मेरा आ जाएगा, एक सेकेंड, 9.52, 16 मल्टीप्लाई बाय 0.7, हाँ नहीं एक सेकेंड, हाँ 11.2% आ जाएगा। ये मेरा आ गया कॉस्ट ऑफ डेट फॉर ऑल कंपनीज। अब यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर ऑल रिस्पेक्टिव कंपनीज बाय, और यहां पे लिख देंगे बाय CAPM मॉडल करना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मूला होता है CAPM से, KE इज इक्वल्स टू, रिटर्न वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा सर, रिस्क फ्री रिटर्न तो जो अपना है, जो कमाई लेगी कंपनी, प्लस बीटा मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रिटर्न बराबर। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी ए कंपनी के लिए, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है सर 8%, बीटा कितना है इसका 1.2, मार्केट का प्रीमियम 14 और रिस्क दोबारा से 8। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दूसरी के लिए 8 प्लस इसका बीटा 1.8, 14 माइनस 8। कॉस्ट ऑफ इक्विटी सी कंपनी के लिए 8 प्लस इसका बीटा 0.9। ये बढ़िया कंपनी लग रही है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, प्रोजेक्ट साइज भी बढ़िया है और रिस्क भी कम है। खैर हमें कहां इसमें कौन सा हमें 200 करोड़ लगाने। कॉस्ट ऑफ इक्विटी डेट 8 प्लस इसका बीटा 2 और 14 माइनस 8। तो हर एक का आप यहां पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी डिटरमाइन कर लेंगे। तो कितना होता है, दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाय 1.2 और उसमें आपने 8 जोड़ दिया, तो दोस्तों इसका आ रहा है 15.2% बराबर जी, हाँ जी। उसके बाद सर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 1.8 और उसमें आपने 8 जोड़ा तो ये 18.8%, 18.8%। उसके बाद सर ये 6 मल्टीप्लाई बाय 0.9 और इसमें मैंने 8 जोड़ा तो 13.4%। ठीक है, एंड फाइनल। और जो देखो जिसका बीटा कम था ना उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम आया है। कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब टारगेट कम है, आसान रहेगा कंपनी के लिए, सरल रहेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा ये 6 आया, 12 देखो 20% आ रहा आखिरी का, जिसका बीटा ज्यादा था तो उसका रिस्क भी ज्यादा आया। ओके, दैट इज डन। अब ये आपने हर कंपनी के लिए दो ही सोर्सेस हैं, कॉस्ट ऑफ डेट भी निकाल के रख लिया है और आपने इक्विटी भी निकाल के रख ली है। हर कंपनी के लिए आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लेंगे। कैसे, मैं कंपनी एक ही कैलकुलेट करके बता रहा हूं आपको, बाकी की आप आसानी से कर लेंगे। सिंपल है तरीका। देखो मैं ए कंपनी की बात करता हूं पहले, तो वही सोर्सेस, सर सोर्सेस इक्विटी है और डेट है। अच्छा, अमाउंट कितना है, इनका अमाउंट कितना बताया था 25 और 75, ठीक है जी। उसके बाद अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो इनका रिस्पेक्टिव है, इक्विटी इनका आया है 0.152 बाय 15.2% था एक का, वो पुट कर दिया। डेट सबके लिए सेम है 0.112। आओ प्रोडक्ट निकालें, ठीक है। 0.152 मल्टीप्लाई बाय 25 तो ये 3.8 आ गया, है ना जी। और दूसरे वाला 75 मल्टीप्लाई बाय 0.112 ये 8.4 आ गया। दोनों आपने टोटल किया, ये 100 है और ये आपका 12 है। सो इट इज 12.2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये सेम ही आ जाएगा 12.2% 100 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इस तरीके से मेन इक्विटी निकालने का था, इसमें जो चर्चा था हमारा वो आपने डिटरमाइन कर लिया। बाकी आप सिंपली सारा का सारा इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। बराबर ये क्वेश्चन भी हुआ। चलिए, उम्मीद करते हैं क्लियरली समझते हुए चल रहे हैं अब आप सारे के सारे। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने, ये थोड़ा लग रहा है कि बड़ा है, पढ़ना पड़ेगा तसल्ली से। आइए देखते हैं। ए लिमिटेड विशेस टू रेज एडिशनल फाइनेंस ऑफ 30 लाख रुपीज। यहां भी पैसा उठाने की बात चल रही है फॉर मीटिंग इस इन्वेस्टमेंट प्लान्स, ठीक है जी।
द कंपनी हैज 6 लाख इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है जी, 6 लाख रुपए कंपनी के पास ऑलरेडी पड़े हैं। द फॉलोइंग आर द डिटेल्स। डेट इक्विटी रेशो हमारा 30%, 30:7 आ रहा है, 30:70 आ रहा है, माफ कीजिएगा, तो 3:7। कॉस्ट ऑफ डेट एट द रेट ऑफ 11% बिफोर टैक्स अप टू ₹3 लाख और 14% बिफोर 14% बियॉन्ड दैट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट जो है, अगर आप 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हो, 3 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो 11% पड़ेगी, और 14% अगर उससे ज्यादा लेते हो तो 14% पड़ेगी। ठीक है जी। अर्निंग पर शेयर हमारा 15 है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 70 है, तो इसमें डिविडेंड भी आ जाएगा हमारा 10.5, ये आ गया हमारा। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट डिविडेंड का 10 है, मार्केट प्राइस फिलहाल 90 का चल रहा है, टैक्स रेट 30 है, पर्सनल टैक्स रेट 20 है, तो देखो अलग अलग सेपरेट लिस्ट में दिया गया है। कैलकुलेट द फॉलोइंग पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। एडिशनल डेट जो आप उठाएंगे उसका आपसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा, मतलब कॉस्ट ऑफ डेट पूछा एडिशनल की। ठीक है जी, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये भी निकाल देंगे। ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडिशनल फाइनेंस के बाद सब कुछ आसानी से होगा। आइए ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे पहले मैं बेसिक डेटा क्वेश्चन का लिख देता हूं जो जो हमारे पास है। फंड्स रिक्वायर्ड 30, फंड्स अवेलेबल 6, डेट टू बी रेज 24 लाख रुपए मुझे डेट लेना पड़ेगा, 24 लाख रुपए मुझे डेट लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। बाकी इंफॉर्मेशन क्या है? डेट इक्विटी रेशो मेरे पास 30:70 है। इसका इस्तेमाल मैं कहां करूं? मेरे को ये सब चीज बोली नहीं कि, तो इसका इस्तेमाल कुछ होगा नहीं कायदे से, जो बाकी डिटेल मेरे पास है। क्योंकि मेरे से क्या पूछा है? पोस्ट टैक्स पूछा है, बाकी हाँ इसका इस्तेमाल होगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ डेट पर मैं आता हूं, अभी कैसे कैसे पैसा उठाया जाएगा। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर ई की मुझे जरूरत नहीं है, मैं सीधा डिविडेंड लिख रहा हूं। D0 10.5 है। ठीक है, ग्रोथ रेट मेरा 10% है, मार्केट प्राइस 90 का है, और 30 और 20 मेरे ऑब्वियसली जो कंपनी का टैक्स रेट और दूसरा आपका पर्सनल टैक्स रेट अवेलेबल है। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना KE से, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा ऊपर कर लूं, ऊपर वाले की इंफॉर्मेशन मैंने यहां लिख ली है तो मैं इसको ऊपर ले जा रहा हूं इतना। ठीक है, आइए फटाफट से। अब इसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, अच्छा 30:70, हाँ अब समझ आया क्या इस्तेमाल होगा, रुक जाओ बताता हूं अभी। ठीक है, KE इज इक्वल्स टू D1 अपॉन NP प्लस G। सो इट्स अ D0 1 प्लस G अपॉन NP प्लस G। आओ वैल्यू पुट करो, 10.5। ग्रोथ रेट कितना था? ग्रोथ रेट कहां गया? 10%। 0.1 मार्केट प्राइस शेयर का कितना था? कहां गया? 90 रुपीज। और ग्रोथ रेट अगेन तो सॉल्व कर दिया जाए इसको, तो ये आ जाता है 10.5 मल्टीप्लाई बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 90, एंड ऑब्वियसली इसमें फिर हम 0.1 ऐड कर देंगे, तो ये अच्छा खासा आ रहा है भाई, 22.83%। ये मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल दी। अब इसमें KRE भी निकाल देते हैं। KRE की अगर मैं यहां पर बात करूं तो उस सिनेरियो में थोड़ा सा एक अटपटा हमें यहां पे पहलू करना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिए, हो जाएगा। कॉस्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं। KE 1 माइनस पर्सनल टैक्स रेट, तो 22.83, और ये टैक्स रेट कितना? 20%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.8, ये वैल्यू आ रही है 18.26%। KE भी आ गया, KRE भी आ गया। अब कॉस्ट ऑफ डेट पर आ जाते हैं।
अब यहां पर डेट की ना थोड़ी एक स्टोरी सुन लीजिए, मैं जरा सेंटेंस दोबारा से पढ़ूं यहां पे। कॉस्ट ऑफ डेट एट अ रेट ऑफ 11% बिफोर टैक्स अप टू ₹3 लाख एंड 14% बिफोर टैक्स बियॉन्ड दैट। तो साफ साफ बोल दिया कि भाई आप अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा का पैसा उठाओगे तो आपको 14% के हिसाब से आपका कॉस्ट ऑफ डेट लगेगा। यहां पर आप 24 लाख रुपए उठा रहे हो तो 14% के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ओके नाउ, तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल्स टू आपका ऑलरेडी कितना था 14, उसको टैक्स से एडजस्ट कर लीजिए। टैक्स कितना है 30%। 14 मल्टीप्लाई बाय 0.7, 9.8%। ठीक है जी, समझ आ गया? कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लगभग सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली, मुद्दे पर आते हैं। हेयर डेट इज टू इक्विटी कितना है 3:7। सो डेट अपॉन इक्विटी इज इक्वल्स टू 3/7। डेट कितना है 24 लाख का, तो इक्विटी कितनी हुई सर? सॉल्व कर देंगे तो कायदे से जो इक्विटी हमारी बनती है यहां पर 24 × 7 डिवाइडेड बाय 3, सर 56 लाख की हमारी इक्विटी बन रही है। समझ आ गया? नाउ सिंस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग की जो वैल्यू है वो 56 लाख है, तो रिटेन अर्निंग कितना है 6 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो गया आपका 50 लाख। भाई बन गई बात, नहीं बन गई? जो डेट इक्विटी रेशो है, आपको क्वेश्चन में इक्विटी कितना है, रिटेन इक्विटी कितना है, इक्विटी शेयर कैपिटल मेनली कितना वो नहीं बताया था, रिटेन अर्निंग की इंफॉर्मेशन है, डेट की इंफॉर्मेशन है, और आपसे क्या पूछ लिया? आपसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछ लिया। तो सीधी सी बात है, इस फॉर्मूले से मैंने ये आपका इक्विटी की वैल्यू भी निकाल दी। मैं चाहे तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था 56 लाख से ही, लेकिन मैंने रिटेन अर्निंग को भी अलग कर दिया। रीजन उसके पीछे ये है कि भैया अगर आप यहां पे देखो तो हमने KRE और KE इन दोनों की वैल्यू को अलग अलग निकाला है। थोड़ा माइनर चेंज है इनके अंदर, तो इनको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। तो यहां पर आ जाता है हमारा सोर्सेस, इक्विटी, रिटेन अर्निंग और डेट। इनका अमाउंट लिख दीजिए। सर इनका 50 है, ऐसे लिख लो चाहे तो, इसका 6 है और इसका 24 है। ओके जी, आगे अगर हम बात करें यहां पर तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिख देते हैं। इनकी 0.2283 है, ये 0.1826 है और ये 0.098 है। चलिए आप इसको भैया पूरा कर लीजिएगा, प्रोडक्ट निकालकर आप यहां पर इनकी WACC आसानी से निकाल सकते हैं। हो, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे तरीके से ये पॉइंट आपको समझ आया। वो हमने कोशिश करी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे कंसेप्ट आपके ऑलमोस्ट कवर हों भैया। फास्ट ट्रैक के हिसाब से तो इतना ही हो सकता है, बट ठीक है, जितना करा आपको समझ आया। प्लीज इसी के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं अपने प्रैक्टिस करिएगा, और यस कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। अगले पार्ट में हम रेशोस को स्टार्ट करते हैं।